School of Magic Season 2 टाइटल पंचर शक्तिशाली फायरफिस्ट उल्का पिंड मुट्ठी। एक विचार के साथ एक स्टार का चित्रण। यह मूल रूप से इंटरमीडिएट लेवल के लिए संभवतः सबसे तेज कास्टिंग स्पीड थी। काउंसिलमैन झू मैंग और सीनियर हंटर जैसे लोग एक ही विचार से आसानी से एक स्टार पैटर्न बना सकते हैं, अन्यथा वे संभवतः 7 स्टार कॉन्स्टलेशन से युक्त विशाल स्टार महलों को पूरा कैसे कर सकते थे, जिनमें से प्रत्येक में 7 स्टार पैटर्न शामिल थे, जो कि 49 स्टार वाले पैटर्न थे। आदर्श के लिए एक विचार के साथ एक स्टार पैटर्न बनाना असंभव था, फिर भी उसके लिए एक विचार के साथ एक नेबुला बनाने के कौशल में महारत हासिल करने का समय आ गया था। यह उसे एक ही सांस के समय में एक इंटरमीडिएट स्पेल पूरा करने की अनुमति देगा, ताकि वह एक ही समय में एक से अधिक योद्धा स्तर के प्राणियों से लड़ सके। जिस स्थिति में वह था उसी के समान। एक ही विचार से एक पैटर्न बनाने का मतलब मूलतः एक ही समय में 7 स्टार बनाना है। बहुत से लोग अभ्यास में मदद के लिए मैजिक इक्विपमेंट पर भरोसा करेंगे, और सच्चाई यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के कई मैजिशियनों के पास पहले से ही उनकी तुलना में तेज कास्टिंग स्पीड थी। आदर्श की आध्यात्मिक दुनिया में डार्टिंग स्टार्स ने आदर्श के नियंत्रण में तेजी से एक शानदार चाप खींचा। जब कोई स्टार एक निश्चित गति से यात्रा कर रहा था तो वह स्पेस में एक सतत चमकता हुआ ट्रैक बना लेगा, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए 6 अन्य ट्रैकों को भी एक साथ पूरा किया जाना था। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने नेबुला को चित्रित करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, ऐसा लगा जैसे समय धीरे धीरे धीमा हो गया था, और इसी तरह कॉर्प्स जनरलों की गति भी धीमी हो गई थी। 3rd, 4th, 5th, 6th प्रत्येक नेबुला लगभग तुरंत पूरा हो गया। इस हद तक कि आदर्श की आध्यात्मिक दुनिया में अब स्टार नहीं थे, लेकिन शानदार नेबुला एक दूसरे के साथ पैटर्न पर बने रहे। 7वां पैटर्न भी एक ही विचार में पूरा हो गया। जब स्टार पैटर्न पूरी तरह से तैयार किया गया तो इसकी चमक निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित चमक से कई गुना अधिक मजबूत थी। यह इतना तेज था कि आदर्श का शरीर जादुई रोशनी से ढक गया। आदर्श की आध्यात्मिक दुनिया में 7 स्टार विचार समय के खिलाफ एक लंबी दौड़ की तरह महसूस हुए। फिर भी वास्तव में 2 कॉर्प्स जनरल 100 मीटर से भी कम आगे बढ़े थे। वे अपनी गति से पलक झपकते ही 100 मीटर तक आसानी से आगे बढ़ सकते थे। इंद्रवज्र यक्ष! आदर्श की आंखें चमक उठी। उसने अपनी तर्जनी से आकाश की ओर इशारा किया और बिजली के बोल्टों को ऊपर से नीचे आने का निर्देश दिया। जलती हुई जमीन पर लाइटनिंग की चमक थी, और एक पर्पल ब्लैक लाइटनिंग का ड्रैगन उतरा और एक शानदार विस्फोट में जहर उगलने वाले कॉर्प्स जनरल पर हमला कर दिया। जहर उगलने वाला कॉर्प्स जनरल कपड़े में लिपटे हुए कॉर्प्स जनरल जितना तेज नहीं था, और आदर्श ने इतनी तेजी से इंटरमीडिएट स्पेल डाला था कि उस पर लाइटनिंग गिर गई, जबकि वह अभी भी उस पर फिर से जहर उगलने के बारे में सोच रहा था। प्रभाव से वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर और पास की मिट्टी दोनों झुलसकर काली पड़ गई। तेज कड़क के साथ लाइटनिंग की एक और किरण प्रकट हुई। लाइटनिंग के हमले लगातार हो रहे थे। प्रत्येक जहर उगलने वाली लाश जनरल की पीठ पर गिर रहा था। जहर उगलने वाला कॉर्प्स जनरल अपने पैरों पर खड़ा होने ही वाला था कि उसके अंगों ने लकवे के प्रभाव से अपनी ताकत खो दी। इसे फिर से और भी गहराई तक जमीन में पटक दिया गया। इसकी पीठ पूरी तरह से झुलसकर काली पड़ गई थी। जहर वाला कॉर्प्स जनरल अपने पीछे हवा के काले झोंके के साथ आदर्श पर हमला कर रहा था, जिसे आदर्श को स्पेल खत्म करने से रोक दिया गया। उसने तुरंत मैजिक शूज को एक्टिवेट किया और पास की ढलान पर बगल में छलांग लगा दी। ढलान पर 2 मीटर लंबा काला पत्थर खड़ा था। जब उसने देखा कि क्रूर कॉर्प्स जनरल फिर से उस पर हमला कर रहा है, तो उसने अपना पैर उठाया और एक चट्टान पर लात मारी जो एक इंसान से भी लंबा था।
मैजिक शूज ने आदर्श की किक को बड़ी शक्ति प्रदान की। बोल्डर को कॉर्प्स जनरल पर उड़ते हुए भेजा गया, जिससे प्राणी जमीन पर गिर गया। हालांकि कॉर्प्स जनरल की त्वचा मोटी और मांस मजबूत था। बोल्डर से टकराने के बाद अन्य डीमन बीस्टों के बीस्ट बहुत ही चोटिल हो सकते थे। फिर भी कॉर्प्स जनरल अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे कि उसे पूरी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ हो। उसने चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों को अपने से अलग कर लिया और अपने बड़े बदबूदार मुंह से दहाड़ने लगा। गर्जना से एक तेज झोंका आया जो जमीन पर धूल और रेत को बहाकर आगे की ओर ले गया, जिसने अपने रास्ते में आग की लपटों को बुझा दिया और आदर्श की ओर बढ़ रहे रेत के तूफान में अपना जहर फैला दिया। काले रेतीले तूफान की ताकत और उसमें मौजूद जहर दोनों ही आदर्श के लिए कोई जोखिम लेने के लिए बहुत घातक थे। दुर्भाग्य से उसके पास अपनी ओर फैल रहे जहर को खत्म करने के लिए लाइट एलिमेंट नहीं था। आदर्श तुरंत घूमा और भाग गया। मैजिक शूज अभी भी कुछ समय तक चल सकते थे। उसे जल्द से जल्द जहरीले रेतीले तूफान के क्षेत्र से भागना था। जहरीली हवा आदर्श के करीब आ गई। जादुई शूज इतनी तेज नहीं थे कि उससे आगे निकल सके। जब आदर्श आग की दीवारों के किनारे के करीब था तो जहरीली धुंध आखिरकार उसके पीछे से निकल गई। काली काली गैस ने आसपास की लपटों को पूरी तरह से बुझा दिया। आदर्श ने अपने सांसें रोक ली और मन ही मन कॉर्प्स जनरल को शाप देने लगा। आदर्श को अंदाजा नहीं था कि जहरीली गैस कितनी घातक थी। उसने शॉर्टी को यह कहते हुए सुना था कि एक बार जब ज़ॉम्बी का जहर किसी के फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है तो उसके पूरे शरीर पर जहर के धब्बे बन जाते हैं। आधे घंटे के भीतर पीड़ित की त्वचा अपने आप मुरझा जाएगी और छिल जाएगी। 1 घंटे में वह व्यक्ति मर जाएगा, काले कीचड़ के तालाब में बदल जाएगा। आदर्श पूरी तरह से जहर से घिरा हुआ था। उसकी सांसें और रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वह एक योजना का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, ब्लैक स्नेक मैजिक कवच ने अचानक अपनी सतह से गहरे नीले रंग की रोशनी उत्सर्जित की। काली जहरीली गैस किसी के छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करने में सक्षम थी, इसलिए यह अभी भी आदर्श को जहर देगी, भले ही वह सांस न ले। हालांकि आदर्श को तुरंत पता चला कि ब्लैक स्नेक मैजिक कवच द्वारा उत्सर्जित चमक वास्तव में जहर को अवशोषित कर रही थी। जहरीली गैस शुरू में कवच पर अंतराल के माध्यम से आदर्श के शरीर में प्रवेश करने वाली थी, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। कवच की सतह पर चमक तेजी से जहरीले गैस को अवशोषित कर रही थी। यह सही है, काला सांप सभी जहरों के मूल स्रोत की तरह है। मिसेस भावना ने उल्लेख किया कि काले सांप कोई भी जहरीली चीज खा सकता है, इसलिए कवच जहरीली गैस को अवशोषित करने में सक्षम है। इसके अलावा आधे घंटे से भी कम समय में जहरीला पदार्थ सांप की त्वचा को अवशोषित करने के लिए पोषक तत्वों में बदल जाएगा, जिससे उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाएगी, जिससे उसका कवच चिकना और चमकदार हो जाएगा। जब आदर्श को पता चला कि उसका कवच जहर को सोख रहा है और शुद्ध कर रहा है तो वह वास्तव में बहुत खुश हुआ था। शायद हुओ तू भी जिसने कवच बनाया था इस असाधारण क्षमता के बारे में नहीं जानता था। जहर अविश्वसनीय रूप से तेजी से अवशोषित किया गया था। जब काली गैस पूरी तरह से नष्ट हो गई तो आदर्श का ब्लैक स्नेक मैजिक कवच वास्तव में अधिक चमकदार हो गया। इससे जो नीली काली झिलमिलाहट झलकती थी वो अधिक ठंडी और घातक लगती थी। अब कष्ट सहने की बारी तुम्हारी है। आदर्श खूब मुस्कुराया। एक ही विचार से स्टार पैटर्न बनाने की क्षमता महारत हासिल करने के बाद अब वह एक ही सांस के समय में एक इंटरमीडिएट स्पेल पूरा कर सकता था। छोटी फ्लेम बेले अधिकार। आदर्श का शरीर पहले से ही भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ था। जैसे ही छोटी फ्लेम बेले उसकी छाती से टकराई, कैलामिटी फायर और रोज फ्लेम की संयुक्त लपटें ऊपर की ओर बढ़ी और सभी दिशाओं में घूमने लगी, जिसके केंद्र में आदर्श था। गर्मी की लहरों ने पूरे देश में आग उगल दी जो भयंकर रूप से जल उठी। पूरा जंगल जल रहा था। फायर फिस्ट उल्कापुन मुट्ठी। आदर्श ने एक मुक्का मारते हुए धार लगाई। एक आश्चर्यजनक शक्ति मंद शाम को रोशन करने वाले उल्का पिंड की तरह निकली और तुरंत जहर ट्यूमर कॉर्प्स जनरल पर हमला कर दिया। प्रकाश की चमक तुरंत गायब होगी, उसकी जगह आग की लपटों ने ले ली।
उल्कापिंड की फिस्ट के बल से ने कॉर्प्स जनरल के शरीर पर विस्फोट हुआ क्योंकि इसने उसकी मोटी त्वचा को छेद दिया। एक छेद में लाश जनरल का पेट भर गया। आदर्श छेद के माध्यम से कॉर्प्स जनरल के पीछे जलती हुई आग की लपटों को भी देख सकता था। कॉर्प्स जनरल धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और लालच से रोज फ्लेम और आपते की आग को उगल लिया और निगल लिया। जब छोटी फ्लेम बेले आदर्श के शरीर पर कब्जा करती है तो छोटी फ्लेम बेले की शक्ति आदर्श द्वारा यूज की जाती है। इसलिए जब छोटी फ्लेम बेले आदर्श के शरीर पर कब्जा करती है तो यह एक वास्तव में अलग लेवल की फायर स्पेल हो जाती है। यह अलग से एक नोट है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल बर्फ से ढका ताबूत। क्या मैंने इन गंदे प्राणियों की रक्षा को अधिक महत्व दिया या उल्कापिंड मुट्ठी की ताकत को कम मांगा? आदर्श ने अवचेतन रूप से बुदबुदाया जब उसने देखा कि जनरल का शव आग के कोयले के एक विशाल काले काले टुकड़े में बदल गया है। यह पता चला कि चीजें कभी भी योजना के अनुसार काम नहीं करती। आदर्श पहले जहर उगलने वाली लाश जनरल से निपटने की योजना बना रहा था क्योंकि ऐसा लगा कि प्राणी की रक्षा सबसे कमजोर थी। हालांकि जब इसके जहर से उसके कवच के कारण उसे कोई खतरा नहीं रह गया तो उसने बस एक ही उल्कापिंड मुट्ठी से दूसरे कॉर्प्स जनरल को मार डाला। दूसरे विचार में कॉर्प्स जनरल वास्तव में हैचैट कॉर्प्स जनरल से बहुत कमजोर था। उससे कुचलने की कोशिशों के अलावा उसके द्वारा छोड़े गए जहरीले झोंके का अब आदर्श पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि 4th लेवल की फायरफिश से अधिक मजबूत उल्कापिंड की मुट्ठी प्राणी के जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। मांस के ट्यूमर वाले कॉर्प्स जनरल से छुटकारा पाने के बाद आदर्श ने अपने आसपास के क्षेत्र को काफी हद तक सुरक्षित कर लिया था। जैसे ही वो अपना ध्यान जहर उगलने वाली लाश जनरल पर केंद्रित करने वाला था उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पैरों को कसकर पकड़ रही थी। नीचे देखने पर आदर्श को पता चला कि 2 काले धातु के हाथ जमीन से बाहर निकल रहे थे और उसके टखनों को पकड़ रहे थे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे उसके टखनों को लगभग आधा काट सकते थे। आदर्श चकित रह गया। प्राणी तीसरा कॉर्प्स जनरल होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहीं भी इसकी उपस्थिति का पता लगाने में असफल रहा क्योंकि वह हमेशा से भूमिगत छिपा हुआ था। इस तरह आग की लपटों से भी दूर रह सकता था। यह मस्तिष्क वाला एक लाश जनरल था। सौभाग्य से उसने समय पर पूरा ब्लैक स्नेक मैजिक कवच पहन लिया था, नहीं तो इसके हाथ सीधे उसके टखने तोड़ देते। लाइटनिंग आदर्श में लाइटनिंग टिमटिमा रही थी और उसके आदेश पर लाइटनिंग की किरणें तेजी से जमीन में धंस गई। 4th लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत सारे लाइटनिंग के चापों को तोड़ने में सक्षम थी जो बेसिक रूप से लाइटनिंग पर्पल की मछलियां जैसी थी। जैसे ही लाइटनिंग जमीन में प्रभावित की गई कॉर्प्स जनरल की चीख लगभग तुरंत ही उठी। संक्षिप्त पक्षाघात ने प्राणी को आदर्श के पैरों पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मजबूर कर लिया। आदर्श ने मैजिक शूज की शक्ति का उपयोग हवा में छलांग लगाने के लिए किया और जमीन खोदने वाले जनरल को क्रूर बल के साथ मिट्टी से बाहर खींच लिया। कॉर्प्स जनरल अभी भी आदर्श के पैरों को पकड़े हुए था। हालांकि आदर्श से आने वाली लाइटनिंग हवा में तेज हो गई। अंततः पक्षाघात के कारण प्राणी ने अपने टखनों पर उसकी पकड़ ढीली कर दी और एक ढलान पर गिरकर नीचे की ओर लुढ़क गया। आदर्श ने नीचे की ओर देखा कि वह प्राणी एक भूरे रंग का कॉर्प्स जनरल था जिसका केवल आधा शरीर था। कॉर्प्स जनरल के पास केवल कमर के ऊपर का शरीर था। उसके शरीर की संरचना मनुष्यों के समान थी, फिर भी उसके अंग काले लोहे की तरह असाधारण रूप से मोटे थे। यह अपनी मजबूत लोहे की बाजुओं का उपयोग करके चल और कूद दोनों सकता था। प्राणी के शरीर को ढकने वाली लाइटनिंग अधिक देर तक टिक नहीं सकी और जल्दी ही बुझ गई। कॉर्प्स जनरल तुरंत एक विशाल वानर की तरह आदर्श पर टूट पड़ा। उसके शरीर को हवा में उछाला गया और जैसे ही वह नीचे आया उसने अपने लोहे के मुक्कों को जमीन पर पटक दिया जिससे एक
शॉक वेव पैदा हुआ। आदर्श के जादुई शूजों की ऊर्जा खत्म होने के बाद गायब हो गई थी। वह फ्लाइंग शैडो का उपयोग करने में भी असमर्थ था, क्योंकि आग की लपटों के कारण क्षेत्र में अच्छी रोशनी थी। कॉर्प्स जनरल द्वारा चलाई गई शॉकवेव उसकी छाती पर लगी, जिससे वह कुछ दर्जन मीटर पीछे उड़ गया। कई बार गिरने के बाद आदर्श कुछ आग की लपटों में घिर गया। उसने रेत का एक कौर उगल दिया और अपनी छाती पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब यह अपनी सुरक्षा के लिए आया तो ब्लैक स्नेक मैजिक कवच ईश्वरीय था। कॉर्प्स जनरल कवच को तोड़ने में असमर्थ था, लेकिन टक्कर का प्रभाव अभी भी आदर्श के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता था। आदर्श जवाबी हमले के लिए मैजिक करने ही वाला था कि आसमान से जहरीली बारिश हुई। वह तुरंत इससे बचने के लिए घोरट गया। भले ही ब्लैक स्नेक मैजिक कवच जहर से अभेद्य था, जहर की बारिश में एक मजबूत संक्षारक क्षमता थी जो किसी भी चीज को काले पानी के कुंड में पिघला सकती थी। यह कहना मुश्किल था कि अगर उस पर जहरीली बारिश छिड़की गई तो कुछ गलत होगा या नहीं। वाटर शील्ड, एक गहरा नीला अर्ध पारदर्शी अवरोध काले रेतीले तूफान में झरने की तरह गिर गया। काले रेतीले तूफान से निकले एक दर्जन काले तंबू वाटर कर्टेन से टकराकर खत्म हो गए, जिससे वे उड़ते हुए याओनान के करीब जाने से रुक गए। याओनान वाटर कर्टेन के पीछे रही। उसकी आंखें काली रेत के तूफान में छिपे प्राणी को घूर रही थी। यह एक विशाल प्राणी था, जैसे कोई इंसान मोटापे से फूल गया हो और कुछ गुना बड़ा हो गया हो। उसका पेट नीली नसों से ढका हुआ था और उसने उसके शरीर का 2/3 हिस्सा घेर लिया था। इसका सिर ट्यूमर और गांठों से भरा हुआ था। इसके अंगों को टेंटिकल्स से बदल दिया गया था, जो इसके मांस से बाहर निकल सकते थे, जो इच्छानुसार फैलने और सिकुड़ने में सक्षम थे। यह बताना असंभव था कि प्राणी ने कितने जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति खींच ली थी, अन्यथा यह इतना बड़ा और मांसल कैसे हो सकता था। इसका लटकता हुआ मांस लगभग जमीन तक पहुंच रहा था। तो तुम्हारे पास बस इतना ही है? याओनान ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वाटर कर्टेन की सुरक्षा के साथ उसे अब मांस के जालों द्वारा किए जाने वाले चुपके से हमले की प्रति सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। उसने एक स्टार कॉन्स्टलेशन बनाना शुरू कर दिया। यह पाले का रंग था। एक के बाद एक स्टार से भरे स्टार पैटर्न याओनान के चारों ओर दिखाई देने लगे। स्टार पैटर्न स्टार कक्षाओं में जुड़े हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक जादुई स्टार कॉन्स्टलेशन पूरी तरह से याओनान के आसपास दिखाई देने लगा। एक आई स्टार कॉन्स्टलेशन, एक एडवांस पिल, बर्फ से बंधा ताबूत। याओनान की नजर तेज हो गई। जैसे ही काली रेत के तूफान के ऊपर पाला जमा हो गया, उसकी आंखों के अंदर बर्फीली चमक चमक उठी। आकाश में ऊपर जहां ठंड जमा हो रही थी, एक अंतिम संस्कार की घंटी की आवाज दिखाई दी, जिसके बाद एक ठंडी वस्तु आसमान से बिल्कुल सीधी उतर रही थी। यह एक ताबूत था, बर्फ से ढका ताबूत। आसमान से गिरे ताबूत को अभी तक कसकर सील नहीं किया गया था। भारी वस्तु ने शव अधिकारी पर जोरदार प्रहार किया। टक्कर के कारण तुरंत जमीन फट गई और टुकड़े हवा में उड़ गए, जबकि टुकड़े अभी भी हवा में तैर रहे थे। केंद्र में ताबूत के साथ मजबूत बर्फीली ऊर्जा कॉर्प्स अधिकारी के परिवेश में फैल गई। टुकड़े हवा में बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए, जबकि जमीन पूरी तरह से जम गई। शव अधिकारी की विशाल आकृति भी बर्फ से बंधे विशाल ताबूत में बंद थी, मानो इसे अनंत काल के लिए बंद कर दिया गया हो। आइस बाउंड ताबूत बेसिक रूप से ताबूत के आकार में ग्लेशियर पर्वत जैसा था। वह वहां एक भयावह उपस्थिति के साथ खड़ा था। उसके कारण पूरी जगह कांप रही थी। ताबूत के अंदर बंद शव अधिकारी के पास भागने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि आइस क्रिस्टल के लावा से अपग्रेड चट्टानों की तुलना में अधिक मजबूत था। वे संभवतः अविनाशी था। याओनान ने विशाल शव अधिकारी पर नजर डाली और जोर से हाँफने लगा। सौभाग्य से मुझे सोल ग्रेट आइस सीट टीयर क्रिस्टल मिल गया, अन्यथा मैं इस शव अधिकारी को नीचे नहीं ले जा पाऊंगा।
याओनान ने मजबूत बर्फ से बने ताबूत पर नजर डालते हुए सोचा। उसके पीले चेहरे पर मुश्किल मुस्कान थी। मेरे खून ने के जहर ने पहले ही इसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को नष्ट कर दिया है और अब यह वहाँ पूरी तरह से जम गया है। भले ही ठंड ने उसे नहीं मारा, रक्त जहर अंततः उसके शरीर के अंदर के मरे हुए क्रिस्टल को भी नष्ट कर देगा। पॉइजन एलिमेंट और आइस एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो लंबी लड़ाई में प्रभावी है। यदि मैं जियाओ की तरह सुपर लेवल तक पहुंच सकता हूं तो कृपया मुझे फायर या लाइटनिंग जैसे अधिक अटैक स्पिल अवेक करने का मौका मिले, अन्यथा इस तरह के प्राणियों से लड़ना हमेशा परेशानी भरा होता है। उसने आह बढ़ते हुए आराम से बड़बड़ाया। वह बच्चा आदर्श और भी अधिक पागल है। अब उसके पास पहले से ही 4 एलिमेंट है। एक बार जब वह एडवांस लेवल पर पहुंच जाता है तो वह बेसिक रूप से मैजिशियनों का एक दल बन जाता है जिसके पास उतने ही एडवांस स्पिल होंगे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 का अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।